हाँ चलिए देखिए, साधारण ब्याज को बढ़ाते हैं आगे। ठीक है, कहाँ तक थे हम? सिंपल इंटरेस्ट पर। एक मिनट रुकिए, है ना, देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ पर थे हम एग्जैक्टली? टाइप 3 पर थे शायद, है ना। टाइप 3 के दो क्वेश्चन बचे थे, एक तो 20 वाला और एक 22 वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 20। समरी को रिपीट कर करके देखते रहें, समरी को एंजॉय करें। ठीक है, स्पीड बढ़ा बढ़ा के देखें बस, लेकिन देखें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सारे क्वेश्चन शीट के साथ में लेना ही है हर बार समरी का। क्लियर? ठीक है, लेकिन समरी को एटलीस्ट शीट के क्वेश्चन ना करो, लेकिन समरी को एंजॉय करने की आदत डालो। आदत डालो कि हर दिन एक टॉपिक की समरी आप रिपीट कर करके देखते हैं। आदत डालो ऐसे। ठीक है, बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। चलिए क्या है सवाल? 475 रुपये 5%। अच्छा, ये सवाल ऐसे हो जाएगा, 475 का 5% टी टाइम के लिए बराबर 95 है ना। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? 95 से 5 बार जाएगा, 5 बार। ठीक है, परसेंटेज हटेगा, यहाँ से परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या लगेगा? 100 लगेगा, है ना। 5 5 25 से 100 4 बार, तो टाइम बराबर 4 साल आंसर आ जाएगा इसका। ये सवाल है ये। ठीक है, अब इसको मैं बेसिक तरीके से बता देता हूँ। देखिए क्या है कहानी, है ना। ठीक है, 475 रुपये की धनराशि का साधारण ब्याज 95 रुपये बढ़ जाता है जब ब्याज की दर 5% वार्षिक बढ़ा दी जाती है। 475 रुपये पर माना कि 8% रेट है, कितने टाइम के लिए पता नहीं है। यदि इसी 475 पर रेट 5% बढ़ा दे, रेट 5% बढ़ा दे, यानी कि नया रेट क्या हो जाएगा? R+5%, है ना। R+5%। आई बात समझ में? तो जब रेट 5% बढ़ाओगे, अब आप सोचो, यदि आप रेट 5% बढ़ाओगे तो हर साल 475 पर 5% एक्स्ट्रा पैसा आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। यहाँ 475 पे केवल R% मिल रहा था, यहाँ 475 पे R के साथ 5% एक्स्ट्रा है। तो एक साल में इसकी तुलना में यहाँ पे एक साल में कितना एक्स्ट्रा पैसा आएगा? 475 पे 5%, एक साल में इतना एक्स्ट्रा ब्याज आएगा कि नहीं आएगा? ऊपर की तुलना में नीचे में। यदि एक साल में इतना एक्स्ट्रा आएगा तो 2 साल में कितना आएगा? तो इंटू 2 कर लेंगे। 3 साल का एक्स्ट्रा पैसा के लिए इंटू 3 कर लेंगे। हमें नहीं पता कितने साल है, तो टी साल ले लेते, और टोटल जो एक्स्ट्रा पैसा आया वो किसके बराबर है? 95 दिया है। एक साल में आप ही देखो ना, यहाँ की तुलना में यहाँ पे एक साल में 475 पे 5% एक्स्ट्रा है, एक साल में इतना एक्स्ट्रा है, तो टोटल टी साल में कितना आएगा? इंटू टी करेंगे तो टी साल में बताइए 95 रुपीज़ आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर, इतनी बात है ना। तो टी ईयर्स में कितना आएगा? टोटल 95। बस यही कैलकुलेशन मैंने किया है। क्लियर, इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते थे। 475 का R% इंटू टी, 475 R+5% इंटू, दोनों का डिफरेंस लेते तो 95 आ जाता। कर लोगे ना उससे तो ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर आ रहा हूँ, है ना। कर लेंगे ना, आया ना समझ में? ठीक है ना। अच्छा बता देता हूँ, देखो 475 पे R% टी टाइम तक, है ना, और इधर नीचे 475 पर R+5% कितने टाइम तक? टी टाइम तक, है ना। दोनों ओर से बनने वाला, इसकी तुलना में यहाँ का साधारण ब्याज 95 रुपीज़ एक्स्ट्रा है। टाइम नहीं पता ना, तो इसमें से इसको माइनस करके बराबर 95 रखोगे, अपने आप यहाँ से आपका टी का वैल्यू निकल आएगा, R से R कट जाएगा, है ना, और ऐसा रिलेशन बचेगा। ठीक है, बेसिक तरीका। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाते सवाल नंबर 22 पर, है ना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं अब हम, है ना। सवाल नंबर 22 की क्या कहानी है देखिए, है ना। एक ही समय अवधि में अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक ही समय अवधि में कोई धनराशि 5% के ब्याज पर 2200 रुपये हो जाती है। कोई धनराशि 2200 रुपये हो जाती है, यानी कि अमाउंट है और ये प्रिंसिपल। कोई धनराशि या सर्टेन सम, यानी कि वो सर्टेन सम, यानी कि वो धनराशि प्रिंसिपल है, और किस दर पे? 5% के रेट पर, किसी पर्टिकुलर टाइम में। टाइम नहीं पता, टाइम को टी मान लेते हैं। 5% कितनी बार है? टी बार, है ना। तो कोई प्रिंसिपल है, कोई धनराशि है जो किसी पर्टिकुलर टाइम में 5% करके कितनी हो जाती है? 2200। टाइम निकालना है, टाइम मिसिंग है। और वही राशि यदि रेट 8% लगा दो तो उतने ही टाइम में, वही राशि यदि आप रेट 8% लगा दो तो वही राशि उतने ही टाइम में कितनी हो जाती है? 2300। ये बड़ा रेयर और बड़ा फेमस टाइप का क्वेश्चन है ना। 2320 हो जाती है। ठीक है ना।
वही पैसा 5% रेट से उतने ही टाइम में 2200, वही पैसा 8% रेट से उतने टाइम में 2320, ठीक है। अब हमें निकालना है कि समय अवधि क्या है, टाइम क्या है। तो हम दो चीज़ें निकालना सीखेंगे, एक तो प्रिंसिपल और एक टाइम। ये दो चीज़ें हम यहाँ से निकालना सीखेंगे, है ना, एक प्रिंसिपल और एक टाइम। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए, ठीक है। शॉर्ट तरीका इसका, पहले शॉर्ट तरीका बताता हूँ, फिर शॉर्ट तरीके को एक्सप्लेन करूँगा कैसे हुआ, है ना। 2200 और 2320 में कितना डिफरेंस है देखो जरा, 120 का डिफरेंस है ना, 120। और इधर कितना डिफरेंस है परसेंटेज में, 3% का डिफरेंस है ना, इधर 3 का डिफरेंस, इधर 120 का, यानी कि 3% बराबर 120। यदि 3% बराबर 120 है तो 1% का वैल्यू 40 रुपये आ जाएगा क्या। यदि 1% 40 तो 5% 5 इंटू 40, 3 बराबर 120 है तो 1% क्या है 40। यदि 1% 40 है तो 5% 5 बार 40, बताइए 200 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर। और 8% 8 बार 40, बताइए 320 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर। ये क्या है, साधारण ब्याज है। क्या है ये, साधारण ब्याज है। आई बात समझ में क्लियर। 2200 पे बेचने पर 200 का साधारण ब्याज है, 2320 में बेचने पर 320 का साधारण ब्याज है ना। अब 2200 में यदि साधारण ब्याज 200 है तो उधारी 2000 की रही होगी, तभी तो 2000 प्लस 200 2200 बना हो। या फिर इधर से देख लो, 2320 में से 320 साधारण ब्याज है तो यहाँ भी उधारी 2000 रही होगी, दोनों ओर से सेम आएगा। क्लियर। तो प्रिंसिपल कितना आया हमारा, प्रिंसिपल आया 2000। अब हमें निकालना है टाइम, है ना। इसमें कुछ कन्फ्यूजन आपको होने चाहिए कि सर ये इक्वेट कैसे कर दिया आपने, क्या कहानी है। तो मैं खुद ही कन्फ्यूजन निकालता हूँ और कन्फ्यूजन को सॉल्व करता हूँ। उसके पहले थोड़ा सा हम निकाल लें। प्रिंसिपल आया 2000, टाइम निकाल लेते हैं ना। अब टाइम टी का वैल्यू, दोनों ही तरफ टाइम सेम है, या तो इधर से टाइम निकाल लो, इधर से किधर से भी निकाल लो। टाइम निकालने के दो तरीके, या तो फॉर्मूला लगा लो या फिर डायरेक्ट निकाल लो। आप जानते हो कि ऊपर वाले केस में इस 2000 की उधारी पर हर साल 5% रेट है कि नहीं, ये बताइए। है क्या हर साल 5-5%, है ना। 2000 पे हर साल 5-5% रेट है। अच्छा 2000 का 5% कितना है, 100 रुपये। टोटल साधारण ब्याज कितना है, 200। टोटल सिंपल इंटरेस्ट 200 है। और आप देख रहे हैं कि एक साल में 100 बन रहा है। यदि एक साल में 100 बन रहा है तो टोटल 200 बनने में 2 साल लगेंगे। इट मीन्स 2 साल आंसर आएगा कि नहीं आएगा। कितना आएगा, 2 ईयर्स। आप चाहें तो ऊपर वाले से निकाल लें, आप चाहे नीचे वाले से निकाल लें। नीचे वाले में 2000 उधारी है बट हर साल 8% लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्लियर। अच्छा 2000 का 8% कितना होगा, 160। अच्छा टोटल साधारण ब्याज नीचे का 320 है कि नहीं है, तो 320 टोटल बनाना है और हर साल 160 बन रहा है तो 2 साल में 300, यानी कि नीचे से भी 2 ही साल आएगा, ऊपर से भी 2 ही साल आएगा, क्योंकि टाइम सेम, 2 साल आंसर आ जाए। क्लियर। या फिर आप फॉर्मूला लगा लें, फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT/100। क्लियर। तो बताइए ऊपर कहीं भी फॉर्मूला लगा लें, दोनों ओर से टाइम आ जाएगा। साधारण ब्याज कितना है, 200 ऊपर वाले में लगा रहा हूँ। प्रिंसिपल कितना है, 2000। प्रिंसिपल आपका 2000 है ना, ठीक है। अच्छा रेट कितना है, रेट 5% है ऊपर, है ना। टाइम आपको निकालना है अपॉन में 100। क्लियर, ठीक है। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, है ना। 5 20 से ये 10 टाइम्स गया, 5 2 10 आएगा क्या, टाइम बराबर 2 ईयर्स। क्लियर। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो प्रिंसिपल निकालने के बाद टाइम निकालना, ओरली निकाल लोगे, सब आप ओरली कर सकते हो ना, इजी, ठीक है। अब सवाल मेरा ये है, आंसर तो आ गया हमारा इस सवाल में। सवाल मेरा ये है कि भैया ये तो रेट का डिफरेंस है और ये अमाउंट का डिफरेंस है, आप रेट का डिफरेंस अमाउंट के डिफरेंस के बराबर कैसे रख सकते हैं, ये मेरा सवाल है ना, ठीक है। ये रेट का डिफरेंस है और ये अमाउंट का डिफरेंस है, तो मिश्र धन के अंतर को रेट के डिफरेंस से कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे रिलेट कर सकते हैं, है ना, ठीक है। ये सवाल है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं, है ना, कि भैया जो अमाउंट का डिफरेंस है ना, वो किस पर डिपेंड है, रेट के डिफरेंस पर ही डिपेंड है। आई बात समझ में। एक प्रकार से यह अमाउंट का डिफरेंस है, लेकिन जो अमाउंट का डिफरेंस है वही साधारण ब्याज का भी डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि जब उधारी बराबर हो तो बताइए अमाउंट किससे बनेगा, उधारी प्लस ब्याज से बनेगा। अमाउंट किससे बनेगा, उधारी प्लस ब्याज से बनेगा। क्लियर, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने समझना है ना, आराम का काम है, समझना, सफलता, सक्सेस, ये सब शांति से, दिमाग को शांत रख के करने का काम है। जल्दीबाजी में सफलताएं नहीं मिलेंगी, ठीक है। शांति से 100 रुपया उधार लिया, मान लो इधर का साधारण ब्याज 20 रुपये है और इधर का साधारण ब्याज 30 रुपये है, तो बताइए इधर का अमाउंट 100 + 20 बनेगा और इधर का अमाउंट 100 + 30 बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। प्रिंसिपल सेम, ब्याज अलग अलग। एक एग्जांपल ले रहा हूँ अलग से, ये 20 का और ये 30 ब्याज है, तो इधर का अमाउंट 100 + 20 120 और 130 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आप देखो इन दोनों अमाउंट में 10 रुपये का अंतर है क्या,
दिख रहा है सभी को, क्लियर है? इन दोनों अमाउंट में डिफरेंस कितना है बताइए? इन दोनों अमाउंट में 10 रुपए का डिफरेंस दिखाई दे रहा है आप लोगों को, है ना? 10 रुपए का डिफरेंस है कि नहीं है? अब बताइए, दोनों अमाउंट यानी कि 120 और 130, तो दोनों अमाउंट का डिफरेंस भी 10 रुपए है और दोनों ब्याज का डिफरेंस भी 10 रुपए है कि नहीं है बताइए? अरे जो ब्याज का डिफरेंस होता है वही तो अमाउंट के अंदर जाके डिफरेंस पैदा कर रहा है, क्योंकि अमाउंट प्रिंसिपल और एसआई से बनेगा, प्रिंसिपल तो सेम है, तो अमाउंट के अंदर डिफरेंस कौन पैदा कर रहा है, कौन क्रिएट कर रहा है बताइए? अमाउंट के अंदर डिफरेंस साधारण ब्याजी क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हमने क्या सीखा, जब भी प्रिंसिपल सेम हो तो अमाउंट का डिफरेंस और साधारण ब्याज का डिफरेंस क्या होता है, सेम। तो हमने लिया अमाउंट का डिफरेंस है, लेकिन क्या इसको साधारण ब्याज का डिफरेंस हम कह सकते हैं? आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है ना? और ये किसका डिफरेंस है? आपका रेट का डिफरेंस। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है? अब मैं आपको बता दूं, अब सवाल ये है कि भैया रेट का जो डिफरेंस है वो साधारण ब्याज के डिफरेंस से रिलेट कैसे कर दिया आपने, है ना? ये तो रेट का डिफरेंस है, ये साधारण ब्याज का, अमाउंट के डिफरेंस को साधारण ब्याज का डिफरेंस हमने साबित कर दिया, इसको मैं साधारण ब्याज का डिफरेंस बोलूंगा। तो रेट के डिफरेंस को आपने साधारण ब्याज का डिफरेंस साबित कैसे कर दिया, है ना? क्योंकि इससे इसको रिलेट तब कर पाओगे जब एक ही चीज हो, है ना? ये भी एसआई का डिफरेंस हो, ये भी एसआई का डिफरेंस हो, तभी रिलेट कर पाते हैं। ये रेट का डिफरेंस एसआई का कैसे रिलेट कर दिया आपने? तो अब मैं आपको बता दूं, जो रेट का डिफरेंस होता है ना, वही साधारण ब्याज के डिफरेंस को भी बताता है। जो रेट का डिफरेंस है ना 3%, एक प्रकार से 3 यूनिट होकर रेट का डिफरेंस ही साधारण ब्याज के डिफरेंस को बताता है। मतलब रेट के डिफरेंस को हम साधारण ब्याज का, ये तो साधारण ब्याज का डिफरेंस फिक्स हो गया, रेट के डिफरेंस को हम साधारण ब्याज का डिफरेंस कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं आप सुनिए मेरी बात, है ना? एस आई बराबर पी आर टी बाई 100 होता है। दो केसेस है, दो, दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज सेकंड केस, इन दोनों में कंपेरिजन है ना? अच्छा, फर्स्ट केस सेकंड केस दोनों में प्रिंसिपल सेम है क्या? तो प्रिंसिपल कांस्टेंट है, काट दो। मतलब इस सवाल की डिपेंडेंसी प्रिंसिपल पर नहीं, दोनों का प्रिंसिपल सेम है, प्रिंसिपल काट दो। दोनों का टाइम भी सेम है, टाइम भी काट दो, प्रिंसिपल भी काट दो। और 100 तो वैसे ही कांस्टेंट होता है। मतलब आप सोचिए, साधारण ब्याज की डिपेंडेंसी केवल किस पर बची? आर पर। साधारण ब्याज किस पर डिपेंड है बताइए? आर पर डिपेंड है कि नहीं है ना? पी सेम है, फॉर्मूले में से पी काट दिया, टाइम से मैं टाइम काट दिया, 100 तो वैसे ही कांस्टेंट है। तो यदि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा अच्छा हो तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि साधारण ब्याज आर पर डिपेंड है, सीधी सी बात है। यानी कि जो रेट होगा वही साधारण ब्याज को भी दिखाएगा। जो रेट होगा, रेट पर डिपेंड है साधारण ब्याज, जो रेट होगा वही साधारण ब्याज को भी दिखाएगा। तो रेट के डिफरेंस को हम साधारण ब्याज के डिफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं। तो साधारण ब्याज का डिफरेंस 3 यूनिट या 3% बराबर 120 इस प्रकार से ले सकते हैं। एक तो ये तरीका समझाने का कि रेट डिफरेंस को साधारण ब्याज का डिफरेंस कह सकते हैं। और बेसिक तरीका समझाने का देखिए, है ना? और बेसिक तरीका देखिए, दो कहानियां हैं, है ना? तो दोनों कहानियों में 2 बार फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना? 2 बार फॉर्मूला लगाएंगे, क्लियर, ठीक है? पहली कहानी के फॉर्मूले में हर एक डेटा को 111 नाम देंगे, दूसरी कहानी के फॉर्मूला में हर एक डेटा को 22 नाम देंगे, है ना? P2 R2 समझना ज़रूरी होता है, कुछ कुछ चीज़ें इसलिए बताना पड़ता है ना। अब आप देखो, ये पहली कहानी, दूसरी कहानी। अच्छा, पहली कहानी के प्रिंसिपल सेम है क्या? तो प्रिंसिपल पे 1 और 2 ना लगाए, ये जितना पी है ये भी उतना ही पी है, तो पी पी, क्लियर। टाइम भी सेम है तो टाइम पर भी 1 और 2 ना लगाएं, टाइम भी सेम है, क्लियर। ऐसा ही अलग अलग है, साधारण ब्याज अलग अलग आएगा, रेट अलग अलग आएगा, ठीक है। 100 भी सेम है। इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से आप डिवाइड करो, क्या करो? डिवाइड करो। तो SI1 अपॉन SI2 बराबर PT 100 कट जाएगा डिवाइड करने में, सिर्फ R1 बाई R2 बचेगा डिवाइड करोगे तो। अब आप देखिए, एक चीज़ देखिए, जो रेट का रेशियो है वही साधारण ब्याज का रेशियो भी बनता है कि नहीं बनता है? अब आपको बता दूं मैं। अच्छा, पहले केस का रेट क्या है? R1 का वैल्यू 5% रख दूं क्या बताइए? पहले केस का रेट क्या है? R1, तो R1 का वैल्यू 5% रख दे कि नहीं रख दे? दूसरे केस का रेट क्या है? दूसरे केस के रेट की यदि हम बात करें, ठीक है ना, एक मिनट रुकना, है ना? दूसरे केस के रेट की यदि हम बात करें, ठीक है, 2 सेकंड रुकना। दूसरे केस की रेट की यदि हम बात करें तो बताइए, दूसरे केस का रेट जो है वो 8% है कि नहीं है? तो इसका वैल्यू मैं रख देता हूँ 8%, क्लियर। अब आप देखो, रेट का रेशियो 5 से 8 है कि नहीं है? यदि रेट का रेशियो 5 से 8 है तो साधारण ब्याज का रेशियो भी तो 5 से 8 है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो जो रेट का रेशियो है वही साधारण ब्याज का रेशियो हुआ कि नहीं हुआ? तो दोनों केसेस में रेट का रेशियो 5 से 8 है,
रेट का रेशियो 5 से 8 है। तो बताइए जो रेट का रेशियो है उसी रेशियो को हम साधारण ब्याज के रेशियो के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए रेट ही ने साधारण ब्याज को भी दर्शाया कि नहीं दर्शाया। तो यदि रेट का डिफरेंस 3 है तो आप बताइए साधारण ब्याज का डिफरेंस भी 3 है कि नहीं है। तो ऊपर का साधारण ब्याज एक प्रकार से रेट नहीं है, साधारण ब्याज है। ऊपर का साधारण ब्याज 5 यूनिट, नीचे का साधारण ब्याज 8 यूनिट, और दोनों साधारण ब्याज का डिफरेंस 3 यूनिट। और ये जो साधारण ब्याज का डिफरेंस है दोनों ओर का 3 यूनिट, ये 120 के बराबर है कि नहीं बताइए। दोनों ओर का साधारण 3 यूनिट बराबर 120। तो ये रिलेशन मैंने यहाँ पर लिखा है। ये पहले केस का साधारण ब्याज है, ये दूसरे केस का साधारण ब्याज है। क्लियर है ना। 5 यूनिट, 8 यूनिट और ये साधारण ब्याज का डिफरेंस। तो साधारण ब्याज का डिफरेंस 3 यूनिट 120 के बराबर है। आई बात समझ में, क्लियर हो गई अब। तो 3 यूनिट बराबर 120, तो 5 यूनिट बराबर कितना आएगा 200। तो पहले केस का साधारण ब्याज आया है, दूसरे केस का साधारण ब्याज कितना है 320। रेट नहीं यूज कर रहा हूँ मैं साधारण ब्याज पे ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, रेट का ही रेशियो साधारण ब्याज को दर्शाएगा। 3 बराबर 120, तो पहले केस का साधारण ब्याज 200, दूसरे का 320। तो पहले केस का साधारण ब्याज 200, 22 में 200 गया 2320। दोनों ओर नहीं करेंगे, किसी एक तरफ करके माइनस करेंगे तो भी प्रिंसिपल आ जाएगा। दोनों ओर करके देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर। और टाइम के लिए भी किसी एक तरफ करेंगे तो भी टाइम आ जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है सवाल। ठीक है, ये आपका टाइप 3 कंप्लीट। अब हम आएंगे टाइप 4 पर, है ना। आ जाते हैं टाइप 4 पर। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, है ना। ठीक है, चलिए टाइप 4 पर आ जाते हैं, है ना। एक मिनट। टाइप 4 देखो, टाइप 4 में एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे रेट निकालने वाला, SI/P इंटू 10। ये फॉर्मूला। टाइप 4 क्या है पता है। टाइप 4 वो है जिसमें रेट और टाइम का न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला कैसे बना मैं आपको बताता हूँ। SI बराबर PRT/100 होता है ना। ठीक है, इस बेसिक फॉर्मूले से फॉर्मूला बनेगा। और ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब रेट और टाइम का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दिया हो बराबर। तो बताइए जब T और R बराबर है तो T की जगह भी हम R यूज़ कर सकते हैं क्या, बताइए, है ना। चलो ये SI के अपॉन में क्या ले लें आप, P ले लें, और ये 100 को इधर इंटू में ले लें, तो इधर R इंटू R, R स्क्वायर बचेगा। स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा कि नहीं लगेगा। क्लियर। अब आप देखेंगे 100 10 बन के स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। 110 बन के स्क्वायर रूट से हट गया, बाहर आ गया, फॉर्मूला बन गया ना ये, है ना। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब सवाल में रेट और टाइम का न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए टाइप 4 में कितने क्वेश्चन ऐसे ही हैं जिनमें फॉर्मूला लगने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना। वन टू 7, 1 से 7, टोटल 7 सवाल इसी प्रकार के, और 8, 9, 10 जो सवाल है ये अलग हैं। ठीक है, तो 1 से 7 सवाल तो पूरे इसी से हो जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए आप, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है ना। साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। ठीक है, क्या बोला है, पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। आई बात समझ में, ये आपको बोला है। ठीक है, ये बोला है। तो बताइए P को नीचे लाएंगे तो SI/P का वैल्यू 4/9 हुआ कि नहीं हुआ, है ना। अब आगे क्या बोला है ना। दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान है। वार्षिक दर तथा समय समान है, यानी कि R बराबर T दिया हो तभी, है ना। R और T बराबर दिया, ये दिया है। ठीक है, जब भी R और T बराबर दिया तभी ये फॉर्मूला लगेगा। लगा देते हैं फॉर्मूला। SI/P का वैल्यू 4/9 रख दे इसमें सीधे। अरे SI/P का वैल्यू रख देंगे ना 4/9, सीधे आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 4/9 2/3 हो जाएगा, 20/3 6 2/3%, इसका आंसर आ जाएगा। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है ना। ठीक है, तो सबसे पहले ये लैंग्वेज है क्वेश्चन की। तो अब आप ध्यान देना, इन सवालों में जो भी फ्रैक्शन आपको दिख रहा है, 1 से 7 तक के सवालों में जो भी फ्रैक्शन आपको दिख रहा है वो फ्रैक्शन आप सीधे बोल सकते हैं SI/P का वैल्यू होगा कि नहीं होगा। उस फ्रैक्शन को सीधे यहाँ लगा के आंसर निकालना है सातों सवालों का। जो भी फ्रैक्शन क्वेश्चन में मेंशन है 1 से 7 तक, उस फ्रैक्शन को यहाँ लगा कर सीधे रेट निकालते जाओगे कि नहीं निकालते जाओगे। जितना रेट है उतना ही टाइम। यदि टाइम निकालना हो तो टाइम 6 2/3 ईयर्स, क्योंकि रेट और टाइम बराबर है, वही रेट परसेंट वही टाइम,
जो मांगेगा वो बता देंगे हम। आई बात समझ में क्लियर? आर बराबर टी, टी भी लिख लो है ना, टी का भी फॉर्मूला यही है, आर का भी फॉर्मूला यही है। आई बात समझ में क्लियर? ठीक है, तो जब भी ऐसा फ्रिक्शन आए सीधे लगा देंगे क्या, ठीक है। तो सबसे पहले ये स्टेप के बाद आप जानते हो कि फाइनली ये 4/9 SI/P का ही वैल्यू बनेगा, तो सीधे क्वेश्चन के उस फ्रिक्शन को सीधे पुटअप कर दो। क्लियर? अब इसी क्वेश्चन को आप चाह रहे हैं सर मैं ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाह रहा, इस क्वेश्चन को यदि आप बिल्कुल बेसिक से करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं ना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना सर, हमें तो बिल्कुल बेसिक तरीके से करना है, बेसिक फॉर्मूले से। तो आप जानते हैं क्वेश्चन ने स्पेशली बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है, प्रिंसिपल के 4/9 के बराबर है कि नहीं है। अरे सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है, तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू 4/9 पे रख दीजिए, ये सॉल्व हो गया आपका। और रेट ऑफ टाइम तो बराबर है, तो टी की जगह भी क्या पुटअप कर दें आप, आर, ये खत्म हो गया सवाल। पी कैंसिल, ये सेम आर स्क्वायर बनेगा, आर स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा इधर 4/9 इंटू 100 बन जाएगा, है ना। आर स्क्वायर बराबर, स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, ऑब्वियसली ये 2/3 इंटू 10 आ जाएगा, तो बन जाएगा ना 6/2/3। ये बेसिक तरीका बिल्कुल ठीक है ना। इसको सॉल्व करके भी ला सकते हैं या फिर सीधे हम 4/9 रखेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन ध्यान रहे ये तभी लगेगा जब आर और टी क्या दिया वो बराबर। समझ गए होंगे आप? 1 से 7 तक के सवाल सारे ऐसे ही हैं, ठीक है ना। अब मैं यदि आऊँ क्वेश्चन नंबर 7 करवा देता हूँ सीधे अब, है ना, एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, है ना, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7th क्वेश्चन देखिए, SI इज 25/16 ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है। वही फॉर्मूला ही लगा देता हूँ यार सीधे, SI/P और बाहर में इंटू 10 आएगा, इंटू 100 मत कर देना, मिस्टेक करते हैं हम लोग। SI/P का वैल्यू क्या दिया है इन्होंने, 25/16 दिया है, इंटू 10, तो 5/4 इंटू 10 करोगे तो ये आएगा 12.5% रेट भी 12.5 और टाइम भी 12.5, है ना। आई बात समझ में क्लियर? ठीक है, क्योंकि इसमें भी वही दिया ना, रेट और टाइम बराबर, सारी चीज़ सीधे वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा। क्लियर? या फिर आप लिख लो उसको प्रॉपरली कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 25/16 ऑफ द प्रिंसिपल, पी को नीचे ले SI/P का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं हम, है ना, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 से कहानी बदलेगी, क्यों बदलेगी देखते हैं, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करें या कोई और करे? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करवा देता हूँ, है ना, ठीक है। 8 और 9 आप कर लेना, इन तीनों में से एक सवाल करवा देता हूँ, है ना। वही फॉर्मूला हमारा SI इज इक्वल टू PRT/100। क्लियर? पढ़ता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 20/36 है, साधारण ब्याज मूलधन का 20/36 है, सीधे वैल्यू पुटअप करो। फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें ना, वो शॉर्ट वाला, ये वाला फॉर्मूला इन सवालों में नहीं लगेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं लगेगा बताता हूँ। प्रिंसिपल बोला है ना, सिंपल इंटरेस्ट इज 20/36 ऑफ प्रिंसिपल, है ना, तो इसका साधारण ब्याज का वैल्यू ये आ गया 20/36 ऑफ द प्रिंसिपल। क्लियर? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है आगे, तो सीधे वैल्यू पुटअप कर दें। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या बोला इसने, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, है ना। दिए गए धन पर ब्याज की दर समय का 1/5 है ना। रेट परसेंट इज 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स, रेट परसेंट इज 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स। अभी तक का केस कैसा था, रेट और टाइम इक्वल होता था, अब ये केस नहीं है, अब ये केस है, इस केस में फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? लेकिन इसका यहाँ यूज़ करके हम इजीली निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है, ठीक है। यदि रेट निकाल लेंगे तो यहाँ आर का वैल्यू लगाने पर टी आ जाएगा, टी निकाल लोगे तो टी का वैल्यू लगा के आर निकाल लोगे। चलिए आर, तो टी का वैल्यू यहाँ से 5R आएगा क्या, तो टी का वैल्यू क्या लगा दूँ यहाँ पर मैं, बताइए 5R लगा दूँ क्या, है ना। तो t का वैल्यू लगा देता हूं मैं यहाँ पर 5R। आई बात समझ में क्लियर? तो t का वैल्यू लगा देता हूं मैं यहाँ पर 5R, है ना, ठीक है। p से p कैंसल, क्लियर, ठीक है ना, p से p कैंसल। आई बात समझ में क्लियर? ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, 5 से कितनी बार जाएगा, 20 बार, 4 से 5 बार, 4 से 9 बार, है ना, 100/9 आएगा। r इंटू आर, आर स्क्वायर बराबर 100/9 आप जानते हैं 10/3 का होल स्क्वायर है। पावर से पावर कैंसल, r बराबर 10/3 आएगा, 10/3 यानी कि 3 1/3, तो r परसेंट कितना आएगा, 3 1/3%। क्लियर है? क्लियर? ठीक है ना। तो r बराबर कितना आएगा, 3 1/3%। क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना।
3/3%। ठीक है, समझ गए? तो ये सवाल ध्यान रखना, टाइप 4 है। ठीक है, अब टाइप 5 नहीं करेंगे अभी, है ना, कि कर लेते हैं? नहीं, टाइप 5 अभी नहीं करेंगे, बड़ा है उसको लास्ट में करेंगे। चलिए पहले हम टाइप 6 पर आते हैं, है ना। ठीक है, आ जाते हैं टाइप 6 पर। चलिए टाइप 6 बहुत इजी है और अच्छा भी है ना। कि टाइप 7 कर ले पहले, इंस्टॉलमेंट। एक काम करते हैं, टाइप 7 करते हैं, इंस्टॉलमेंट पढ़ते हैं आज, है ना, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, टाइप 7 इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। साधारण ब्याज की इंस्टॉलमेंट जो होती है ना, सुन लेना मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान देना। साधारण ब्याज की किस्तें जो है ना, वो बहुत घुमाने वाली होती है। साधारण ब्याज की किस्तें कंफ्यूज बहुत करती है। आज ये बीमारी हम दूर कर लेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज की किस्तों की बिल्कुल टेंशन ही खत्म कर देंगे आज हम, है ना। ठीक है, एक चलो भैया। अच्छा, साधारण ब्याज की किस्तों के लिए आप एक काम करिए, साधारण ब्याज की इंस्टॉलमेंट के लिए एक सवाल लिखिए जरा। एक सवाल डिक्टेट कर रहा हूँ मैं, लिखिए सभी लोग, है ना, एक सवाल। ठीक है, लिखिए। मैं थोड़ा सा स्पीड में बोल दूंगा, आप इस क्लास को रोक रोक कर अपने हिसाब से लिख लेना, है ना। सवाल को लिखिए। सवाल, 3 वर्ष बाद देय 330 रुपए को 3 वर्ष बाद देय 330 रुपए को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। 3 वर्ष बाद देय 330 रुपए को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। इंग्लिश में डिक्टेट करता हूं। अ डेप्ट ऑफ ₹330 DEBT डेप्ट, अ डेप्ट ऑफ ₹330 ड्यू इन 3 years, a debt of ₹330 due in 3 years is to be paid in a debt of ₹330 due in 3 years is to be paid in 3 equal annual installments, is to be paid in 3 equal annual installments, full stop, पूर्ण विराम। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% हो, if the annual rate of SI is 10%, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% हो, if the annual rate of SI is 10%, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो प्रत्येक किस्त का मान निकालें। then find the value of each installment, then find the value of each installment, then find the value of each installment। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ठीक है, सुनिए मेरी बात। ये जो साधारण ब्याज के सवाल है टाइप 7 है ना, किस्तों के सवाल है, टाइप 7 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, साधारण ब्याज के किस्तों की यदि हम बात करें तो सुनिए मेरी बात, ठीक है ना। किस्त बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज बिल्कुल सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं, ध्यान देना, है ना। साधारण ब्याज के किस्तों की यदि हम बात करें तो इसमें सवाल कैसे बनेंगे, इंस्टॉलमेंट और अमाउंट के बीच कंपटीशन होगी। इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त और अमाउंट यानी कि मिश्र धन। आई बात समझ में? क्लियर? किस्त और मिश्र धन, है ना। इंस्टॉलमेंट और अमाउंट के बीच कंपटीशन चलेगा, है ना। अब सुनना मेरी बात, ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट को हमेशा हम क्या मानेंगे, 100 यूनिट। पूरी कहानी खोल कर दिखा दो। इंस्टॉलमेंट को क्या मानेंगे हम, 100 यूनिट। क्लियर? मान लो 3 इंस्टॉलमेंट, 3 किस्त के लिए फॉर्मूला बनाएंगे, 4 किस्त के लिए फॉर्मूला बनाएंगे, 5 किस्त के लिए फॉर्मूला बनाएंगे, 6 किस्त के लिए फॉर्मूला बनाएंगे, 7 किस्त। अब आप बोलोगे सर ये क्या फॉर्मूला यार, कॉन्सेप्ट तो ना जाने कहाँ गया। अब सुनिए मेरी बात, है ना। देखो, हमारा पर्पस फॉर्मूला भी नहीं है, हमारा पर्पस कॉन्सेप्ट भी नहीं है, हमारा पर्पस टाइम है। और आपको पता होना चाहिए टाइम जिसमें कम से कम लगेगा वो काम हम करेंगे, है ना। टाइम को पर्पस क्यों बनाना, आप तो जानते हो आपको कितना कम टाइम मिलता है एग्जाम में, है ना। तो टाइम का हमारा पर्पस है, आई बात समझे। यदि कॉन्सेप्चुअली करने से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो बेहतर है फॉर्मूले से कम टाइम लग रहा है, क्यों ना फॉर्मूले से करें, टाइम बचाना है, सीधी सी बात है। दूसरी चीज़, ये जो फॉर्मूले में बताऊंगा ये फॉर्मूले बनेंगे कैसे, कॉन्सेप्चुअल वाले रास्ते से ही तो फॉर्मूले बन के रेडी होंगे। आई बात समझ में। तो फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूँ ये फॉर्मूले मैं बताऊंगा आपको कि बन कैसे रहे। आई बात समझ में, जो फॉर्मूले लिख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। इस सवाल के जरिए मैं साधारण ब्याज की किस्तें पूरी खोल कर रखने वाला हूँ। ये नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है ना, नंबर ऑफ किस्त यहाँ लिख देता हूँ।
नंबर ऑफ किस्त या फिर इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। ऐसे करके लिख देता हूँ मैं, एक टेबल ही बना देते हैं यार, ये लो क्या बात कर रहे हो आप भी, है ना। ठीक है, ऐसे करके एक टेबल बना दी, है ना। ठीक है, ये टेबल बना दी मैंने, है ना। इंस्टॉलमेंट और अमाउंट के बीच कंपटीशन होगा, इंस्टॉलमेंट और अमाउंट, है ना। ठीक है, 3 किस्तों के लिए अमाउंट बनेगा 300 प्लस आर, क्लियर। किस्त को हमेशा आप 100 मानेंगे। 4 किस्तों के लिए अमाउंट बनेगा 400 प्लस आर, है ना। ठीक है, 5 किस्त को हमेशा 100 मानेंगे। 5 किस्तों के लिए अमाउंट बनेगा 500 प्लस आर। इजी, याद करने में क्या टफ है इस फॉर्मूले में। 6 किस्तों के लिए अमाउंट बनेगा 600 प्लस आर, है ना। 7 किस्तें कितनी हो, एक किस्त का वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, हम यहाँ किस्त को हमेशा 100 मानेंगे, है ना। 700 प्लस आर। आपने किताबों में और भी फॉर्मूले देखे होंगे साधारण ब्याज के इंस्टॉलमेंट से, एक वो फॉर्मूला होता है 100A/100T प्लस RTT - 1/2, ये सब फॉर्मूले यहीं से बन जाएंगे। बता दूंगा आपको कैसे बनते हैं, जो भी किताबों में आप देखते हो। जो बेस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, दूध में से क्रीम निकालते ना वैसा, जरूर, जिससे इजी वे में आप खत्म करोगे। ठीक है, आप सिर्फ 2 वैल्यू लिखोगे, आई और ए, ये बराबर इतना तो ये बराबर कितना, इतने में आंसर लाओगे, है ना। 8 किस्तें हैं तो 800 प्लस आर, 9 किस्तें हैं तो 900 प्लस आर, बाकी तो आप समझदार है, समझ ही गए होंगे। 10 किस्तें हैं तो 100 यूनिट, 1000 यानी कि 1000 प्लस आर, आई बात समझ। 11 किस्तें हैं तो 1100 प्लस आर, ये फॉर्मूले चलेंगे, है ना। अब ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है, इतना तो आपको रट ही गया होगा शायद, है ना, इसमें तो कोई समस्या नहीं है आपको, है ना। अब सुनिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये आर के यहाँ संख्या आएगी, एक संख्या आएगी, यहाँ पे एक नंबर आएगा अभी जो मिसिंग है इस फॉर्मूले में, है ना। आर के साथ एक नंबर आएगा, क्लियर। तो यहाँ पे आएगा 3 आर, कितने आर, 3 आर। ये 3 कैसे बना, 1 + 2 से। कैसे बना है 3 आपका, 1 + 2 से, है ना। अच्छा दिख नहीं रहा है क्या, साइड में हो रहा है थोड़ा सा, 1 मिनट रुकिए, मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, है ना। अभी विजिबल है क्लियरली, है ना, ठीक है ना। हाँ देखिए, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, है ना, 3 कैसे आएगा, 1 + 2 से। यहाँ आएगा 6, ये मत समझ लेना 3 किस्तों में 3 तो 4 किस्तों में 4, 5 किस्तों में 5, ऐसा नहीं है, वो तो कोइंसिडेंस है, 3 में 3 ही आएगा, है ना। 6 कैसे आएगा, 6 1 + 2 + 3, है ना। यहाँ आएगा 10, कैसे आएगा 10, 1 + 2 + 3 + 4। समझ रहे हो आप इस पैटर्न को, समझ रहे हो, है ना। यहाँ क्या आएगा 15, कैसे आएगा 15, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। बाकी आप समझदार हैं, समझ गए। यहाँ आएगा 21, कहाँ से कहाँ तक जोड़ोगे, 1 से लेके 6 तक, आई बात समझ में, है ना। यानी 2 तक जुड़ेगा, यहाँ 3 तक, यहाँ 4 तक, यहाँ 5 तक, यहाँ 6 तक। कैसे बना ये भी बताऊंगा आपको, +7 तक, आई बात समझ में, है ना। तो 7 तक जोड़ोगे तो यहाँ 28 आएगा, है ना। यहाँ 8 तक जोड़ोगे, है ना, तो यहाँ 36 आएगा, 36, है ना। 28 और 8 36 आ, ठीक है। कहाँ तक जोड़ोगे, 1 से लेकर 8 तक, आई बात समझ में। यहाँ 45 आ रहा आएगा, कितना आएगा 45, कैसे आएगा 45, 1 से लेकर कहाँ तक जोड़ोगे, 9 तक। समझ में आ रही बात। एक चीज़ देखो आप, 3 किस्तों में कहाँ तक जोड़ रहे हो, 2 तक, 4 किस्तों में 3 तक, 5 किस्तों में 4 तक, 6 किस्तों में 5 तक, 7 किस्तों में 6 तक, 8 किस्तों में 7 तक, यानी कि जितनी किस्तें उससे एक कम तक जोड़कर आर का कोफिशिएंट यानी कि आर का गुणांक बन रहा है कि नहीं बन रहा, बताइए। हे भगवान, 1 मिनट रुकिए। जितनी किस्तें उससे एक, जितनी इंस्टॉलमेंट है उससे एक कम तक जोड़ना पड़ रहा है ना, आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। जितनी इंस्टॉलमेंट है उससे एक कम, ठीक है, क्लियर, इतना। तो बताइए बना लोगे फॉर्मूले, 4 किस्तों में 400, 3 किस्तों में 300, 5 किस्तों में 500, 6 किस्तों में 600, ये 100। इस कॉलम में कोई दिक्कत नहीं, इस कॉलम में कोई दिक्कत नहीं, बस आर का कोफिशिएंट जो है वहाँ ध्यान देना है, जितनी किस्तें उससे कम तक। ध्यान रखना 3 साल नहीं है, 3 किस्तें हैं, 3 इंस्टॉलमेंट है, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स नहीं है, 3 इंस्टॉलमेंट है, 4 ईयर्स नहीं है, 4 वर्ष नहीं है, 4 किस्तें, है ना। नंबर ऑफ किस्त के हिसाब से गेम बनेगा, ठीक है। मान लो आज एक दिन है, हर 1 घंटे में एक आदमी आपको 100 रुपये देगा,
और मान लो 3 बार ऐसा करेगा, 3 किस्तें हो गई। अरे आज ही के दिन मान लो 12 बजे 100 रुपया दिया आपको, फिर 1 बजे दिया, फिर 2 बजे दिया और फिर 3 बजे दिया। आई बात समझ में? मान लो हर 1 घंटे के अंतराल पर 1 किस्त दे रहा है, तो 3 घंटे में 3 किस्त हो गई। तो इन 3 घंटों के लिए भी 3 किस्तों वाला फॉर्मूला लग जाएगा। चाहे 4 किस्तें एक दिन में कर ले बराबर अंतराल से, तो एक दिन के टाइम में भी 4 किस्तों वाला फॉर्मूला लग जाएगा। आई बात समझ में? तो नंबर ऑफ साल नहीं है, नंबर ऑफ किस्तों से फॉर्मूला डिपेंड करेगा। आई बात समझ में? क्लियर? चलो अब बात करते, चलो ये खत्म हो गया साधारण ब्याज की इंस्टॉलमेंट। अब बात करते हैं फॉर्मूला बना कैसे। तो आपको जो सवाल दिया उस सवाल को सॉल्व करेंगे, उसी से एक फॉर्मूला बनाएंगे, उसी से सारी दुनिया बन जाएगी, है ना। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है। 3 वर्ष बाद देय, क्या शब्द है? 3 वर्ष बाद देय। 3 वर्ष बाद आपके सर पे कर्ज कितना है? 330 रुपये। आई बात समझ में? 3 साल का ब्याज सहित कर्ज। अच्छा रेट परसेंट कितना है? 10% रेट है क्या? कितना रेट है? 10% रेट है। और 3 साल का टोटल ड्यू कितना है? 330। आई बात समझ में? क्लियर? 10% रेट है, ठीक है। अब एक काम करें, इस 330 को आप इकट्ठा चुका नहीं सकते, 3 किस्तों में चुकाना। 1 साल के एंड पे पहली किस्त दोगे, है ना, तो हर एक किस्त को हम क्या मानेंगे? 100 यूनिट। दूसरे साल के एंड पे दूसरी किस्तें दोगे 100 यूनिट, और तीसरे साल के एंड पे तीसरी किस्त दोगे 100 यूनिट, है ना। हर एक किस्त को हमें 100 यूनिट मान के फॉर्मूला जनरेट करना है ना, तो हर एक किस्त को क्या मान लेंगे? 100 यूनिट। क्लियर? ठीक है। अब सुनिए, इन तीनों किस्तों से हम क्या बनाएंगे? अमाउंट। यानी कि अभी हम फॉर्मूला बना रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला बनाते समय हमने किस्त को क्या मान लिया? 100 यूनिट। अब मैं इन किस्तों का यूज, इस 100 किस्त का यूज करके मैं अमाउंट जनरेट करूंगा। क्लियर? आप जानते हैं अमाउंट का प्लेस 3 साल के एंड पे है कि नहीं है। तो चलिए इन तीनों किस्तों से मैं अमाउंट बनाऊंगा, तो इस इंस्टॉलमेंट को भी यहाँ लाऊंगा, इस इंस्टॉलमेंट को भी यहाँ लाऊंगा, तीनों को यहाँ ला के ऐड करूंगा। तो बताइए तीनों किस्तें मिलाकर अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगी कि नहीं करेगी? बताइए, है ना। अमाउंट क्या है? अच्छा बताइए, सबसे पहली चीज है ना, एक और लिंक बैठाता हूँ, रुकिए थोड़ा सा, है ना। अच्छा ये 3 किस्तें किसको देखकर बनाओगे? इस कर्ज को ही 3 टुकड़ों में तोड़ोगे ना, बराबर बराबर बराबर। आई बात समझे? अच्छा यदि आपको ये नहीं पता हो कि आपके सर पे कर्ज कितना, लोन कितना है, तो क्या आप किस्त बना पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। 10,000 का लोन है, 10 करोड़ का लोन है, कितने का लोन है, उस लोन को देखकर आपकी किस्तें बनेंगी कि नहीं बनेंगी? आई बात समझ में? तो आप ये सोचो, किसी प्रकार ये तीनों किस्तें इसी 330 कर्ज के टुकड़े हैं कि नहीं है? तीनों किस्तें 330 के टुकड़े हैं कि नहीं है? यदि तीनों किस्त को मिला लें 330 अमाउंट है, अमाउंट के टुकड़े हैं कि नहीं है ये तीनों? तो किसी प्रकार से इन तीनों किस्तों को मिला ले, तो तीनों किस्तों मिलकर वापस अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगी कि नहीं करेगी? ये तीनों किस्त मिल जाएं तो किसको रिप्रेजेंट करेगी? अमाउंट को। आती है क्या प्यारे प्यारे बच्चों? बात समझ में आती है कि नहीं आती है आप लोगों को, है ना। क्योंकि इसी के 3 टुकड़े हैं कि कोई पनीर का बहुत बड़ा एक हिस्सा, पनीर का हिस्सा एक बहुत बड़ा पनीर का क्यूब है, पनीर का, है ना, बड़ा फ्राइड घी में बटर में फ्राई किया हुआ पनीर है ना। उस पनीर के आप 3 टुकड़े कर लो और उन 3 टुकड़ों को वापस जोड़ो तो फिर से पनीर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? वैसे अमाउंट है, अमाउंट के 3 टुकड़े कर लिए, इन 3 टुकड़ों को वापस मिलाओगे तो तीनों मिलकर वापस अमाउंट बताएंगे कि नहीं बताएंगे? लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि भैया इन तीनों को आपको वहाँ ले जाना पड़ेगा जहाँ अमाउंट का घर है। अमाउंट का घर बताइए 3 साल के एंड पे है कि नहीं है? तो तीनों किस्तों को कहाँ इकट्ठा करना पड़ेगा? 3 साल के एंड पे, क्योंकि टाइम का ही तो रोल होता है ना ब्याज की दुनिया में। इधर उधर 330 को बताइए 1 साल आगे शिफ्ट करोगे 10% ब्याज लेके बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? तो अमाउंट का वैल्यू कहाँ बनेगा? एग्जैक्टली 3 साल के एंड पर। तो इसी के 3 टुकड़े, तीनों टुकड़ों को वापस यहाँ पे मिलाएंगे, तीनों मिलकर किसको प्रेजेंट करेंगे? अमाउंट को। क्लियर? चलिए तो ये तो ऑलरेडी यही है। इसको जब हम यहाँ लाएंगे तो बताइए, इसको जब हम यहाँ लाएंगे तो सीधी सी बात है, इसको जब हम यहाँ लाएंगे तो इस पर 10% ब्याज एक बार लगेगा कि नहीं लगेगा? बताइए। अरे इस पैसे को जब यहाँ लाएंगे तो 10% बढ़ जाएगा ना, और इस पैसे को यहाँ लाएंगे मतलब इस पैसे को यहाँ लाओगे, इस पैसे को अमाउंट के घर में लाओगे तो 2 बार 10% लगेगा कि नहीं लगेगा? बताइए ज़रा मेरे को, बोलिए लगेगा क्या 2 बार 10%? आई बात समझ में? क्लियर है ना? ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, यदि मैं बात करूँ, ठीक है, एक, या फिर इसको ऐसा करो, इसको R% ले लो। क्या ले लो? R% है ना, R% ले लो। ठीक है। एक और बात बताऊँ मैं आपको, ठीक है, साधारण ब्याज की किस्तों में कन्फ्यूज़न बहुत होता है लोगों को। कन्फ्यूज़न क्या होता है? आप लोग अपना दिमाग लड़ाते हैं, आप लोग इधर से भिड़ाते दिमाग,
इधर से ऐसे करके ये उस टाइप से। आपकी आत्मा को संतुष्टि जो होती है ना, कन्फ्यूज़न होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वही तरीके से आपने चलना है, और ऐसा मानना है कि मैं जो बता रहा हूँ वो सब सच है। समझ आ रही है? ऑब्वियसली सही सिखाऊंगा ना आपको, ठीक है। तो आपकी आत्माएं संतुष्ट नहीं होंगी मेरे इस तरीके से। समझ में आ रही है बात क्लियर? क्योंकि आपकी आत्माएं कब संतुष्ट होगी कि सर पहली किस्त में 10% एक बार ब्याज लगना चाहिए, दूसरी किस्त में 10% 2 साल का ब्याज लगना चाहिए, तीसरी किस्त में 3 साल का लगना चाहिए, अलग अलग। अरे यार, लोन तो यहाँ लिया है आपने, है ना, तो पहली किस्त में 1 साल का ब्याज लगना चाहिए, दूसरी किस्त में 2, तीसरी किस्त में 3 साल का ब्याज। अलग अलग ब्याज लगने के बाद भी तीनों किस्तें बराबर है, ये शर्त है। इस शर्त को सेटिस्फाई करने के लिए हमें कुछ अपना मैथमेटिकली दिमाग लड़ाना पड़ेगा, वो दिमाग में लड़ा रहा हूँ। आई बात समझ में क्लियर? अब आप इधर से जाओगे कि सर इधर से किस्तें बनाने की कोशिश करोगे तो फिर तो तकलीफें हो जाएंगी, फिर आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगे, मेरे तरीके भी आपको गलत लगने लगेंगे। समझ आ रही है बात क्लियर? तो आप अपना जो दिमाग लड़ा रहे हो प्लीज़ उसको साइड में रखो। आपको जो कन्फ्यूजन है, मेरे को पता आपके कन्फ्यूजन ये भी होंगे कि सर तीनों किस्त मिला के अमाउंट से कम है, ज़्यादा है, ऐसा है वैसा है। बहुत सारे कन्फ्यूजन दिमाग में आपके कंटिन्यूसली उठ रहे होंगे, क्योंकि आप बिल्कुल प्रैक्टिकली बेसिक दिमाग, बिल्कुल प्रैक्टिकल व्यवहारिक दिमाग लड़ा रहे हो। क्लियर? यहाँ प्रैक्टिकल दिमाग लड़ाना नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ उसी सब चलना है। ये फॉर्मूला में लगाएंगे, सेकंड्स में आंसर लाएंगे। आपके जो कन्फ्यूजन है पहले पढ़ लीजिए पूरा, उसके बाद में क्लियर कर दूंगा। मेरे को सब पता आपके मन में क्या क्या कन्फ्यूजन रहेंगे, ठीक है। तो उसको छोड़िए, जो मैं बता रहा हूँ उस पर काम करिए। मैं बस ये बता रहा हूँ फॉर्मूला कैसे बना, इसका यूज़ करके मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो बताइए यहाँ रेट परसेंट है ना, 10% क्या रेट परसेंट है कि नहीं, ये बताइए। तो इसको जब यहाँ लाओगे तो R% एक बार लगेगा, तो 100 का R% R ही होगा कि नहीं होगा? तो बताइए यहाँ का अमाउंट 100 + R बनेगा। अरे यार 1 × R यानी कि 100 का R% R यूनिट ही होगा कि नहीं होगा? 100 का R% R यूनिट, तो बताइए यहाँ का अमाउंट, यहाँ का ये इंस्टॉलमेंट यहाँ के 100 + R बनेगा। अच्छा, ये 2 × R यानी कि 2R%, तो 100 का 2R%, 2R यूनिट ही बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहाँ का अमाउंट बताइए 100 + 2R बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, आती है क्या बात समझ में, है ना? तो ये एक किस्त, ये दूसरी और तीसरी, तीनों को मिला लें तो तीनों मिलाकर अमाउंट को बताएगी कि नहीं बताएगी? देखिए तीनों को ऐड करोगे तो 100 यूनिट 100 यूनिट 100 यूनिट कितना हो गया? 300 यूनिट, प्लस 1 + 2R आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए? 1R + 2R 3R आया कि नहीं आया, बताओ ज़रा। 100 300 + 3R, देखो ये फॉर्मूला 300 + 3R 3 किस्तों वाला है ना। 1R + 2R बताइए 3R आया कि नहीं आया? ये 3R कहाँ से आया? ये 1R और ये 2R। बताइए अमाउंट में 3R आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, 3 कैसे बना आप ही बताइए? 1 + 2 से बना कि नहीं बना? जब आप 1R और 2R को ऐड करेंगे तो 1 + 2 कॉमन निकाल लो, R कॉमन निकाल लो, तो 1 + 2 बताइए 3R आएगा कि नहीं आएगा? आ रही है बात समझ में, क्लियर है? तो हमने क्या सीखा यहाँ पर, ये अमाउंट कैसे बना, ये अमाउंट ऐसे बना, ठीक है ना। इसको बस जैसे हम बता रहा हूँ उतना ही समझना है, आपने ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है, ठीक है। हमें क्वेश्चंस करने से मतलब है ना, बाकी उसको प्रैक्टिकली और दूसरे तरीके, कई सारे तरीके से बता दूंगा मैं आपको, है ना। तो बताइए अमाउंट कैसे बना हमारा, क्वेश्चंस करेंगे ना तब मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो अमाउंट हमारा 300 + 3R बना के नहीं बना? क्लियर? अच्छा, 3R कहाँ से आए? ये 1R और 2R से आए कि नहीं आए? अब आपने एक चीज़ सोची, 3 किस्तें जब होती है तो तीन किस्तों में 1R + 2R, R की संख्या 1 से 2 तक जाती है, 3 किस्तों में 1 से 2 तक जाती है। यदि एक और किस्त होती यहाँ पर तो बताइए 1 और 3R आ जाता, 1 2 3, 4 किस्तें होती तो 1 2 3 तक जाता R, 4 किस्तों में 1 2 3 तक जाता R। यदि एक और किस्त होती तो बताइए यहाँ पे 4R और आ जाता, तो 5 किस्तों में 1 2 3 4 तक जाता कि नहीं जाता? 5 किस्तों में 1 2 3 4, समझ गए आप लोग? क्लियर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम बनाएंगे 100 यूनिट और 300 + 3R यूनिट, है ना, ये फॉर्मूला है। तो बताइए हमारे इसमें 3 किस्तें हैं कि नहीं है? 3 किस्तों का सवाल है कि नहीं है? क्लियर? रेट 10% रख दूं क्या यहाँ पर? अब मैं फॉर्मूला लगाऊं, मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया। किस्त 100 मानी, 100 किस्त मान के जब हमने अमाउंट बनाया तो 300 + 3R बना के नहीं बना? R का वैल्यू मैंने 10 लगा दिया, तो किस्त हमारी बनी 100 यूनिट और अमाउंट 3 × 10 30, तो 330 यूनिट अमाउंट बना के नहीं बना? ये 330 यूनिट अमाउंट सच में 330 रुपये के ही बराबर दिया है कि नहीं दिया है बताइए? तो 100 बराबर सच में हर एक इंस्टॉलमेंट 100 रुपये आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो किस्त क्या आएगी? 100 रुपये। आई बात समझ में, क्लियर है ना? तो इस सवाल को यदि आप करेंगे तो ये फॉर्मूला बनाना मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। इस सवाल को यदि आप करते हैं, ठीक है, ध्यान देना, इस सवाल को मैं होता तो कैसे करता? सबसे पहले मेरे को पता है ये फॉर्मूला है भैया, प्रत्येक किस्त 100 है और 3 किस्तों के लिए
सबसे पहले सवाल में देखना नंबर ऑफ किस्त कितनी है, 3 साल और हर साल एक किस्त है। बताइए 3 किस्तों का नंबर ऑफ किस्त। सबसे पहले साधारण ब्याज की किस्तों के सवाल में आपको क्या देखना, नंबर ऑफ किस्त कितनी है। क्लियर, 3 किस्तें हैं, 3 साल में हर साल एक किस्त है, 3 साल का बकाया और हर साल एक किस्त, यानी कि 3 किस्तों का सवाल है कि नहीं। 3 किस्तों का फॉर्मूला लगा दो, किस्त को हमेशा 100 मानना है। 3 किस्तों के लिए क्या आएगा, 3 किस्तों के लिए 2 तक जोड़ोगे 300 + 3 आर। क्लियर, रेट का वैल्यू 10 दिया, 10 लगा लोगे तो अमाउंट कितना यूनिट आ जाएगा आपका 330 यूनिट, और किस्त कितनी आ जाएगी 100 यूनिट। क्लियर, ये 330 यूनिट अमाउंट सच में 330 रुपए के बराबर है, तो 100 बराबर 100 आ जाएगा, है ना। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि 330 था इसलिए ये भी 330 बना, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी बनेगा अमाउंट। तो हम इन फॉर्मूले से क्या बनाएंगे, इंस्टॉलमेंट यूनिट और अमाउंट यूनिट। सेकंड्स में सवाल देखते से इंस्टॉलमेंट यूनिट अमाउंट यूनिट हमारा ऑलमोस्ट ओरली आ जाएगा। इंस्टॉलमेंट यूनिट, या फिर ये 2 नंबर लिख लो, क्या दिक्कत है। इंस्टॉलमेंट यूनिट अमाउंट यूनिट, अमाउंट दिया हो तो इंस्टॉलमेंट निकाल देना, इंस्टॉलमेंट देगा तो अमाउंट पूछेगा। आई बात समझ में क्लियर। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे इसको मिटा रहा हूँ मैं, है ना। अब आराम से क्लास को रोक कर देख लेना, ठीक है ना। कंफ्यूजन नहीं पालना दिमाग में, दिमाग को शांत करने की कोशिश करो, है ना। यथार्थ से नाता जोड़ो, यथार्थ मतलब सच, ठीक है ना। साधारण ब्याज की किस्तों का सेटलमेंट करने के लिए हमें एक गेम खेलना पड़ता है। पनीर के टुकड़ों को 3 टुकड़ों में तोड़ो, फिर 3 टुकड़ों को वापस जोड़ो, फिर से अमाउंट नाम का पनीर बन जाएगा, वहां से अमाउंट का फॉर्मूला बन जाएगा। आई बात समझ में, हर एक किस्त को 100 मान के हम चले। चलिए अब देखिए करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन करेंगे, है ना। सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं ना, सवाल नंबर 2 टाइप 7 का। सवाल नंबर 2 की बात करें, सवाल नंबर 2 में टाइम 4 साल है, टाइम 4 साल है, रेट 5% है। सबसे पहले नंबर ऑफ किस्त कितनी ये देखना है ना, क्योंकि हमारी कॉम्पिटिशन इंस्टॉलमेंट और अमाउंट में होगी। इंस्टॉलमेंट अमाउंट 100 यूनिट मानेंगे हम। क्लियर, बस ये पता करना नंबर ऑफ किस्त कितनी है ना, ठीक है। 5% रेट है ना। कौन सी वार्षिक किस्त 19,350 रुपए का ऋण, ऋण यानी कि लोन, लोन को हमेशा अमाउंट बोलोगे आप, ध्यान रखना। साधारण ब्याज की किस्तों में जो भी लोन दिया जाएगा, अब आप बोलोगे सर लोन तो प्रिंसिपल होना चाहिए, लेकिन नहीं, साधारण ब्याज की किस्तों में लोन मीन्स अमाउंट, है ना। ये एक अंडरस्टैंडिंग है ना, किस्त निकाले जाने की और हमारे सवालों की, कि जब भी साधारण ब्याज की किस्तों में ऋण की बात होगी, यू विल ऑलवेज कंसिडर दैट ऋण एज एन अमाउंट। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकली साधारण ब्याज की किस्तें अमाउंट से बनाई जाती है। जब आप कोई गाड़ी वगैरह खरीदने जाते हो ना, जो किस्तें बनाता है ना, किस्त बनाने के लिए पहले अमाउंट निकालना पड़ता है। अमाउंट को देख के चलो, आप 5 साल का आप लोन ले रहे हो, तो जो भी आपका आज कैश प्राइस बन रहा है उसका 5 साल का टोटल ब्याज बनाया जाएगा, फिर उसमें से किस्त बिखेरी जाएगी, बांटी जाएगी। तो नियम होता है साधारण ब्याज की दुनिया में कि सबसे पहले जब भी किस्तें बनानी होती है साधारण ब्याज से, तो सबसे पहले प्रैक्टिकल दुनिया में जो आज कैश प्राइस है किसी भी चीज़ का, उसका 10 साल का जितने का भी आप प्लान ले रहे हो, 10 साल का टोटल ब्याज लगा के अमाउंट बनाया जाता है, फिर अमाउंट को तोड़ा जाता है। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग है कि लोन मतलब अमाउंट, लोन मतलब अमाउंट, अमाउंट में से किस्तें तोड़ते हैं हमेशा। तो लोन यानी कि अमाउंट, ये अंडरस्टैंडिंग है साधारण ब्याज के सवालों की और हमारी। आई बात समझ में क्लियर। वैसे तो बोलेगा 3 वर्ष बाद दे, 4 वर्ष बाद दे, लेकिन न भी बोले, सीधे बोले कि 19,350 का ऋण है, तो उसको आपको क्या मानना है, अमाउंट। किताबों में यही चला रहा है, हमें भी यही करना है। आई बात समझ में क्लियर है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर यदि प्रिंसिपल दे दिया तो फिर कैसे करेंगे, तो प्रिंसिपल यदि दे दिया उसने तो फिर उसको अमाउंट बना के करोगे आप। अब सवाल ये भी उठता है कि सर जब प्रिंसिपल बोलेगा तो भी हमें अमाउंट लेना, कैसे पता चलेगा प्रिंसिपल है, तो इन सवालों में अमाउंट ही दिया जाएगा, प्रिंसिपल नहीं दिया जाएगा। यदि प्रिंसिपल दिया जाएगा तो सवाल की कहानी अलग होगी। आप तो बस मेरा एक स्टेटमेंट ध्यान रखें, आप किताबों में देख लेना, इन सवालों में ऋण यानी कि हमेशा अमाउंट ही होता है। आई बात समझ में, साधारण ब्याज की किस्तों में, ठीक है, 19,350 है ना। अच्छा, 4 वर्ष में 4 किस्तें हैं, 4 किस्तें, 4 इंस्टॉलमेंट। भैया 4 किस्तों के लिए फॉर्मूला बनाओगे, 4 किस्तों के लिए 400 प्लस कितने यार, 4 किस्त में कहाँ तक ऐड करोगे, 3 तक। बताइए 6 यार आएगा कि नहीं आएगा, ये वाला फॉर्मूला खत्म हो गया। रेट 5 रख दीजिए आप, तो बताइए 430 अमाउंट आ जाएगा और किस्त कितनी 100। ये 430 यूनिट अमाउंट किसके बराबर दिया, 19,350। तो प्रत्येक किस्त का मान आपको निकालना, प्रत्येक किस्त का मान कितना आएगा इसका निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रत्येक किस्त का मान आपका आएगा इसमें 19,350 है ना, ठीक है। तो आई थिंक 4500 आएगा, जहां तक मेरे को लगता है। 4500 नहीं यार, क्या रिलेशन है, 25 का है क्या, 25 3 75 का 700 नहीं, 25 का नहीं है यार, 45 का रिलेशन है शायद, नहीं 45 का है ना।
हाँ, इंटू 45 का रिलेशन शायद मेरे को ऐसा लगता है। हाँ, इंटू 45, तो इंटू 45 करोगे तो प्रत्येक किस्त आपकी 45, ये रिलेशन आप निकाल लेना अपने हिसाब से, है ना, ठीक है। 45 ही होगा ना, 135 का 13, 180, हाँ 45, ठीक है। आया समझ में? सिर्फ नंबर ऑफ किस्त देखनी है ना। सवाल नंबर 2 हमने कर लिया। 2 के बाद आप आ जाइए, देखिए कौन कौन से सवाल हैं इस प्रकार के, मैं आपको बता देता हूँ। टाइप 7 में 2, 2 के बाद 4 है ना, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 इसी टाइप का है ना, 7 के बाद 8 इसी टाइप का है, 8 के बाद 9 इसी टाइप का है ना, 9 के बाद 10 ऐसा नहीं है, 11 भी ऐसा नहीं है, 12 भी ऐसा नहीं है, 13 भी ऐसा नहीं है, 14 भी ऐसा नहीं है, 15 16 भी ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सवाल है। अब देखिए, है ना, 2 तो हमने कर लिया, और बाकी इनमें से कुछ एक मैं करवाता हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद से करना है ना। 2 के बाद अब मैं करवा देता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवा दूँ, 6 नहीं, कौन सा कर ले बताइए ना यार, 9th कर लेते, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में 1000 रुपये की वार्षिक किस्त दिए भैया, इंस्टॉलमेंट दिए 1000 रुपये, है ना, ठीक है। 5 साल, टाइम 5 ईयर्स, रेट 4% है ना, ठीक है, रेट 4%, ठीक है। ऋण यानी कि अमाउंट निकालना है, मैंने बोला ना किस्त और अमाउंट के कंपटीशन होगा, अमाउंट देगा किस्त निकालेगा, किस्त देगा अमाउंट निकालेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए आप, है ना, ठीक है। कितनी किस्तें? 5 साल में 5 किस्तें, सालाना है ना, तो 5 किस्त के लिए फॉर्मूला बनाएंगे, इंस्टॉलमेंट और अमाउंट, है ना, किस्त और अमाउंट। किस्त तो 100 यूनिट मानोगे आप, अमाउंट का फॉर्मूला 500 प्लस कितने यार, 10,000, 5 किस्तों में 4 तक ऐड करोगे, 1 + 2 + 3 + 4, है ना, ठीक है, ये आ जाएगा। तो रेट का वैल्यू क्या रख दो, 4, तो बताइए 540 अमाउंट आएगा, 100 आएगा। ये 100 बराबर कितना दिया, 1000 रुपये, किस्त दिए, ध्यान रखना 1000 इंटू 10 का रिलेशन है तो 5400 रुपये आ जाएगा आपका अमाउंट, है ना, 5400 रुपीज़, क्लियर, ठीक है, 5400 रुपये अमाउंट आ जाएगा, है ना। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात, ठीक है ना, अमाउंट आएगा आपका 5400 रुपये, ठीक है ना। बाकी के सवाल आप लोग कर लेना, ईजी है, सब हो जाएंगे, है ना। अब थोड़ा सा मैं आता हूँ, देखिए आप गलती करेंगे तो केवल ये करेंगे, किस्त को अमाउंट मान लेंगे, अमाउंट को किस्त मान लेंगे, उल्टा आंसर निकालते रहेंगे, ठीक है, बाकी आ जाएंगे सब सारे, है ना। अब थोड़ा सा तिमाही, है ना, 6 माही, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ऐसा भी आ जाता ना इंस्टॉलमेंट्स में। तो हाफ ईयरली क्वार्टरली वाले सवाल कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और 3, ये 2 सवाल ऐसे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में 2280 रुपये का ऋण है, यानी कि अमाउंट 2280, 3 नंबर का सवाल कर रहे हैं ना, 2280 रुपये का अमाउंट है, ठीक है ना। टाइम 2 साल है, 2 वर्ष, टाइम 2 ईयर्स है, ठीक है। और रेट कितना है, 16% पर एनम, 16% पर एनम यानी कि प्रति वर्ष, है ना, 16%, ठीक है। और किस्तें हैं तिमाही किस्त, भैया तिमाही किस्तें यानी कि क्वार्टरली, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट से। अब आप सोचो जरा, 2 साल में हर 3 महीने में किस्त देगा तो 8 किस्तें बनेंगी टोटल, सोचो, बस खत्म हो गया। मैंने बोला ना नंबर ऑफ किस्त, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। ये 3 साल 4 साल 5 साल नहीं है, 3 किस्त 4 किस्त 5 किस्त, आई बात समझ में, ठीक है। नंबर ऑफ किस्त का निचोड़ निकालो, 3 माही 4 माही 6 माही कैसा भी सवाल है, आपको नंबर ऑफ किस्त का निचोड़ वहां से निकालना है। आ रही समझ में क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट का निचोड़ आपको वहां से निकालना है, ठीक है, आई बात समझ में। अब सुनिए मेरी बात, अरे 3 महीने में एक इंस्टॉलमेंट करोगे तो 8 किस्त बनेगी, 2 साल का प्लान लिया आपने, 2 साल यानी कि 24 महीने, तो 3 महीने, 3 8 24, 8 किस्तें बनेंगी, बस खत्म, बात हो गया, सवाल खत्म हो गया। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, 3 माही 4 माही से डरना है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट की बात करो केवल, है ना। तो हर एक किस्त को क्या मानेंगे, 100 यूनिट, 8 किस्तें में 800 वाला फॉर्मूला आएगा, 800 प्लस कितने यार, 1 से 7 तक जोड़ोगे 7 तक 28 आएगा,
इसको जोड़ने का तरीका भी होता है ना, नेचुरल नंबर जोड़ने, n+1/2। 7 तक जोड़ना तो n की जगह 7 रखो, 7 + 1/2 आ जाएगा 28, है ना, जहाँ तक जोड़ना है फॉर्मूला होता है, ठीक है। 28 आर, क्लियर, खत्म हो गया सवाल। बस आर का आर कितना, 16% नहीं, तिमाही है तो 3 महीने का रेट रखना। 3 महीने में किस्त जारी है तो 3 महीने का रेट रखोगे। 3 महीने का रेट कितना रखोगे, ध्यान रखना, है ना, 16% प्रति वर्ष पर एनम, 12 महीने का 16 है। आपकी किस्त तिमाही है तो तिमाही का रेट काट कर रखना है। 4 माही है तो 4 महीने का रेट काट कर रखना है। यदि 12 महीने का 16 है तो 3 महीने का 1/4 4 होगा कि नहीं होगा। एक चीज़ ध्यान रखें, मेरा जो पढ़ाना है उसमें पहले चक्रवृद्धि ब्याज पढ़िए फिर साधारण ब्याज पढ़िए। आई बात समझ में? जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज पहले पढ़ना है फिर साधारण ब्याज पढ़ना है। आई बात समझ में क्लियर? पहले भी पढ़ोगे दिक्कत कुछ खास नहीं है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पहले पढ़े। बहुत सारी चीज़ साधारण ब्याज में ऐसी यूज़ करता हूँ तो चक्रवृद्धि ब्याज में 1000 बार करवा चुका हूँ मैं, तो मैं सोचता हूँ वो चीज़ आपको आती होगी। और वो चीज़ आप पहली बार यहाँ देखोगे आपको चीज़ें टफ लगने लगेगी, फालतू इरिटेशन होगा। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज पहले पढ़े आराम शांति से, फिर साधारण ब्याज पर आना है ना, ठीक है। अब देखिए, तो 12 महीने का यदि 16% है तो बताइए 3 महीने का 4% आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? यदि 12 महीने का 16% है तो 3 महीने का कितना आएगा? 4%। क्लियर है इतनी बात? तो रेट 4% लगाओ। 3 माही है तो 3 महीने का, 1 महीने का है तो 1 महीने का रेट काट के लगाना, जैसा बोले वैसा रेट कट करके लगाना। 4% है ना, तो 100 यूनिट आ गया। और ये 800 प्लस 112 912 आ गया। बताइए आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? दो चीज़ें ध्यान रखनी है, तिमाही 6 माही में से नंबर ऑफ किस्त दिमाग लड़ा के निकालो, नंबर ऑफ किस्त कितनी बनेगी, है ना, उसके हिसाब से फॉर्मूला बनेगा। दूसरा, रेट जितना है उतना काट के लगाना है। 6 माही है तो 6 महीने का 8% लगाया होता, तिमाही तो 4% है ना। 912 क्या दिया है हमें? 912 बराबर 2280 दिया है। शायद ये 2.5 गुना का रिलेशन है, आई थिंक 2.5 गुना, मेरे को याद है, आप कर लेना सॉल्व। 250 रुपये आएगी प्रत्येक किस्त। तो तिमाही 6 माही 4 माही की भी टेंशन आपकी खत्म हो गई ना खत्म, ठीक है। तो कितना आएगा प्रत्येक किस्त आपका? 250 रुपये। मतलब किस्तें कितनी सरल हो गई, बस किस्त और अमाउंट का कनेक्शन है, अमाउंट बराबर इतना किस्त बराबर इतना, है ना, ठीक है। कितना इजीली हमने फॉर्मूला बनाया सारा, ठीक है। चलिए, तो ये इन फॉर्मूले की कहानी थी। अब एक और चीज़ हम सीखने वाले हैं, है ना, ध्यान देना, ठीक है। टाइप 7 में ही है हम अभी, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, है ना, तीसरा मैंने करवाया, पहला आप खुद से करेंगे, है ना। ये इतने सवाल हो गए हमारे कवर अभी, है ना, किस्तों में भी टाइप से अभी उसमें, है ना। अब देखिए आगे की मैं बात करूं तो सुनिए, एक होता है किस्त, एक होता है डिपॉजिट, है ना, डिपॉजिट से अमाउंट, ठीक है ना। एक होता है किस्त से अमाउंट मिश्र धन, एक होता है डिपॉजिट से अमाउंट। एक किस्त से अमाउंट, एक डिपॉजिट से अमाउंट है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं डिपॉजिट से अमाउंट। जैसे प्रत्येक किस्त को हम 100 मानते थे सॉरी, मार्कर की इंक का डस्ट गले में चला जाता है यार, 1 मिनट रुकिए ना। हाँ देखिए क्या कहानी, जैसे प्रत्येक किस्त को 100 मानते थे, प्रत्येक डिपॉजिट को 100 मानेंगे। मान लो 3 डिपॉजिट है, सेम फॉर्मूला 300 प्लस आर। 4 डिपॉजिट है, 100 यूनिट है, 400 प्लस आर। ये चीज़ें आपको बिल्कुल बच्चों की भीड़ में यूनिक बना रही है। जो सवाल हम इस फॉर्मूले से करेंगे वो सवाल आप किसी और को देना, पूरे ऑल ओवर इंडिया जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं ना एग्जाम की, जो सवाल हम इस फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है, जो फॉर्मूला मैंने बनाया है, मैंने खुद ने बनाया है फॉर्मूला, है ना, ये फॉर्मूला मैंने खुद ने क्रिएट किए हैं, ठीक है। कई और लोग भी लगाते होंगे किसी और प्रकार से, लेकिन ये मैंने खुद ने बनाए ईजी वे में। 11 साल से पढ़ा रहा हूँ, जब पहले साल पढ़ाता था तो बिल्कुल टफ तरीके से पढ़ाता था, दूसरे साल और इजी हुआ, ऐसे करते करते 10-11 साल में चीज़ें छोटी छोटी हो गई, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट काम कर रहे हैं हमें ना, ठीक है। ये होता है जब आप किसी चीज़ पे लगातार काम कर रहे हैं ना, जिस काम को करने में आपको पहले साल में 3 घंटे लग रहे हैं, वही काम आप 10 साल तक करोगे तो हो सकता है 10 मिनट में कर दो। ये फर्क पड़ता है अनुभव से, टाइम कटता जाता है, काम की एफिशिएंसी बढ़ती जाती है। वही मेरे साथ हो रहा है जो मैं आपके सामने रखा रहा हूँ। 3 किस्तों में 3 डिपॉजिट में 300, 4 डिपॉजिट में 400, सेम कहानी। 5 डिपॉजिट में 500। आई बात समझ में क्लियर? इस प्रकार से, है ना, 500, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, जो भी सवाल हम इन फॉर्मूले से कर रहे हैं, जो सवाल अब मैं इस फॉर्मूले से करवाऊंगा, 2 सवाल इस शीट के, वो सवाल आप किसी और को देना, ऑल ओवर इंडिया जो भी है, और देखना वो किस प्रकार से कर रहा है।
बता रहा हूं मैं आपको, पेज भर देगा वो पूरा करते 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 करते। समझ आ रही बात, ठीक है ना? तो ये तरीके हमारे एक एक लाइन में इन सवालों को करवा देंगे, है ना? ये फर्क है, ठीक है? 500 प्लस आर। बस अब फर्क कहाँ है किस्त और डिपॉजिट में? 3 डिपॉजिट में 3 तक ही जोड़ना है, 4 डिपॉजिट में 4 तक ही जोड़ना है, 5 डिपॉजिट में 5 तक ही जोड़ना है। शायद आप समझ पा रहे होंगे क्या चल रहा है। 6R, 10R, 15R, क्या फर्क है आप समझ गए होंगे। किस्तों में हमेशा एक कम तक जोड़ना होता है, किस्तों में एक कम तक जोड़ना होता है, डिपॉजिट में जितने डिपॉजिट है वहीं तक जोड़ना होता है, वहीं तक जोड़ना होता है। समझ गए बात क्लियर? अब सवाल उठता सर ये बनाया कैसे आपने, तरीका बता दो। तो अब मैं दोनों को बनाने का कंपेयर कर देता हूं, एक किस्त और एक डिपॉजिट। 3 साल का गेम खेलते, 3 साल का, है ना? 3 साल का किस्त का गेम खेलते हैं, 3 साल का डिपॉजिट का गेम खेलते हैं, ठीक है ना? 3 साल की किस्त कैसे बनेगी? यहाँ पे आपने लोन लिया, यहाँ पे अमाउंट बनेगा और 3 किस्तें बनेगी। यहाँ पे पहली किस्त आपकी यहाँ पर बनेगी, है ना? हर एक किस्त को 100 मान ले, है ना? ये यहाँ पे बनेगी। तो आप इसको यहाँ ले जाओगे, एक बार R% आएगा, R%, R%, R%। क्लियर है ना? ये डिपॉजिट का स्ट्रक्चर। बताऊंगा डिपॉजिट क्या है, किस्त जो आप जानते हो उसको कर ले, इसको यहाँ लाओगे आप, है ना? और इन तीनों को मिलाओगे तो अमाउंट बनेगा, है ना? 1 2 3 तीनों मिला के, ठीक है ना? इसको यहाँ लाओगे आप, इसमें R% कितनी बार आएगा? 2 बार। अच्छा, जो 3R बनते हैं, ये 3R, यही दोनों तो है ना, 1R + 2R। इसी से तो ये 1 + 2R 3R बनता है। क्लियर? अब यहाँ के R 1 + 2 ना होकर 1 2 3 कैसे बनेंगे? 3 डिपॉजिट में। अच्छा, किस्तों का तो आप प्रैक्टिकली समझते हो कि किस्तों का प्रैक्टिकल मतलब लोन लिया। किस्तों का प्रैक्टिकल क्या है कि भैया लोन लिया हमने, है ना? लोन लिया और फिर 1 साल बाद से किस्तें चालू होती है। लोन आज आपने लिया 2021 में, है ना? ठीक है। यदि सालाना किस्त है तो पहली किस्त 2022 से आएगी, लेकिन हमारी तो मासिक किस्त चलती है प्रैक्टिकल दुनिया में। यदि सालाना किस्त है तो पहली किस्त 2022 में आएगी। जैसे आज आपने लोन लिया और महीने की किस्त है तो 1 महीने बाद से पहली किस्त कटना चालू होगी, इस प्रकार से होता है। वैसे 1 साल बाद से पहली किस्त आएगी कि नहीं आएगी? पहली, दूसरी, पहले साल के एंड पे पहली किस्त, दूसरे साल के एंड पे दूसरी, तीसरे साल के एंड पे तीसरी, और इस प्रकार से तीनों मिला के बनेगा। तो बताइए आर की जो संख्या बनती है 3R, वो यहाँ से बनती है कि नहीं बनती है? क्लियर? तो अब मैं डिपॉजिट का प्रैक्टिकल बताता हूँ। सर ये डिपॉजिट वास्तविक दुनिया में कहाँ होता है, कहाँ है ये डिपॉजिट प्रैक्टिकल दुनिया में? मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने सोचा कि मैं हर साल बैंक में कुछ पैसा जमा करूँगा, है ना? मैंने क्या सोचा कि हर साल बैंक में कुछ पैसा जमा करूँगा, है ना? मतलब बचत करता ना इंसान अपने तरीके से। हर साल बैंक में कुछ पैसा जमा करूँगा और 3 साल में इकट्ठा पैसा निकालूंगा। हर साल बैंक में कुछ पैसा जमा करूँगा और 3 साल में मैं इकट्ठा पैसा निकालूंगा। समझ आ रही बात? ऐसी प्लानिंग मैंने की। सोचो मेरी जगह रहकर, हर साल कुछ कुछ पैसा मैंने सोचा, हर साल में 10-10 हज़ार रुपये डालूंगा बैंक में और 3 साल में निकालूंगा। तो हर साल जब मैं 10-10 हज़ार रुपये डालूंगा, 3 साल में निकालूंगा, तो सीधी सी बात है वो 3 साल मेरे स्टार्ट कब होंगे? अरे हर साल 10-10 हज़ार रुपया डालूंगा और 3 साल बाद 10-10-10 यानी कि 30 हज़ार मेरा जमा हो जाएगा बैंक में और 3 साल बाद इकट्ठा निकालूंगा। आई बात समझ में? तो ये जो मैं सोच रहा हूँ ये गेम कि हर साल 10-10 हज़ार रुपये डालूंगा 3 साल के लिए, ये 3 साल मेरा शुरू कब होगा? जब पहला 10,000 आज मैं जाके बैंक में जमा करूंगा, तब जाके पहला साल मेरा ये 3 साल शुरू होगा कि नहीं होगा, है ना? पहला 10,000 पहले साल के लिए, दूसरा 10,000 दूसरे साल के लिए, तीसरा 10,000 तीसरे साल के लिए, और यहाँ पे जो टोटल अमाउंट बनेगा मैं पैसा 3 साल का एंड तो यहाँ होगा ना। पहला 10,000 जब आप बैंक में जमा करोगे तभी ना आपका 3 साल का डिपॉजिट का पिक्चर चालू होगा। तो पहला 10,000 पहले साल के लिए, दूसरा 10,000 दूसरे साल के लिए, तीसरा 10,000 तीसरे साल के लिए, और 3 साल के एंड पे आप यहाँ पर जाके अमाउंट को निकालोगे। आई बात समझ में? तो आपको समझ में आया होगा ये 3 डिपॉजिट है। इन 3 डिपॉजिट को मैं क्या मानूंगा? 100 मानूंगा। जैसे हम 100 यूनिट, है ना, 100 यूनिट और 100 यूनिट, जैसे हम प्रत्येक किस्त को 100 मानते हैं। अब आप इस स्ट्रक्चर के यहाँ की 3 किस्तें 100 में और यहाँ के 3 डिपॉजिट 100 में, पोजीशन का कुछ फर्क दिख रहा है आपको? उनके स्थान का कुछ फर्क दिख रहा है? स्थान परिवर्तन होता नजर आ रहा है? यहाँ की किस्त टाइम शुरू होने के 1 साल बाद से अस्तित्व में आती है, यहाँ का डिपॉजिट स्टार्टिंग से अस्तित्व में आता है। तो यहाँ की 3 किस्त देखो ये रही और यहाँ के 3 डिपॉजिट देखो ये रही। ठीक एक कदम पीछे शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ पिक्चर? अब प्रैक्टिकली जब आप पैसा निकालने जाओगे
तो ये पैसा भी ब्याज लग के बढ़ चुका होगा, ये पैसा भी ब्याज लग के बढ़ चुका होगा, ये पैसा भी ब्याज लग के बढ़ चुका होगा। तीनों मिलके अमाउंट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे जो आप निकाल के लाओगे। आई बात समझ में, है ना। अब आप ही बताइए, इसमें एक बार R% लगा होगा, इसमें 2 बार R% लगा होगा, इसमें 3 बार R% लगाओ कि नहीं लगाओ। आप ही बताइए 6R आएगा कि नहीं आएगा डिपॉजिट में। बोलो 6R आएगा कि नहीं आएगा डिपॉजिट में। समझ आ रही है बात क्या बता रहा हूं मैं, है ना। 1 साल है तो 1R, 2 साल है 2R, 3 साल है 3R। बताइए 6R आएगा कि नहीं आएगा। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ कैसे केवल 3R आएगा, यहाँ कैसे 6R आएगा, कैसे यहाँ पर केवल 3 किस्तों में 2 तक ही लेना है, कैसे यहाँ 3 डिपॉजिट में 3 तक ही लेना है। आगे बात समझ में क्लियर है। तो किस्त और डिपॉजिट के फॉर्मूले में आपको डिफरेंस भली भांति समझ में आ रहा होगा, ऐसा मेरा सोचना और मानना है, और समझ गए होंगे, ठीक है, क्लियर। प्रैक्टिकल करके बताया बिल्कुल, है ना, कि इसमें प्रैक्टिकल में 6R बनेंगे, इसमें केवल 3R बनेंगे, 1+2, है ना। तो किस्त में जितनी किस्तें उससे एक कम तक जोड़ के R का वैल्यू बनाना है, यहाँ जितने डिपॉजिट है उतने तक जोड़ना है ना। चलिए अब ऐसे सवाल हैं 1-2, उनको हम लेते हैं और कर लेते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 15 और 16, ये 2 सवाल है इस प्रकार के। सवाल नंबर 15 और 16, इन दोनों ही सवाल को हम करते हैं, ठीक है ना। अब सुनना मेरी बात, सवाल नंबर 15 और 16 की हम बात करें। एक व्यक्ति 1000 रुपये प्रति माह 2 साल तक जमा करता है। जैसे यहां हमें सवाल के अंदर से निचोड़ कर निकालना होता था कि नंबर ऑफ किस्तें कितनी है, नंबर ऑफ किस्त के हिसाब से फॉर्मूला बनता था। यहाँ नंबर ऑफ डिपॉजिट के हिसाब से फॉर्मूला बनेगा, कितनी बार बैंक में जमा करने गया, कितनी बार, है ना। अब सुनो, ये जो 15 नंबर का सवाल है, इसमें क्या है, एक व्यक्ति 1000 रुपये प्रति माह, 1000 रुपये पर मंथ जमा कर रहा है 2 साल तक। बताइए कितनी बार जमा किया उसने 1000 रुपया, 24 बार। बोलो है क्या 24 बार, बताइए। तो यहाँ का जो फॉर्मूला बनेगा डिपॉजिट और अमाउंट का, उसमें 24 डिपॉजिट है, जैसे 3 बार डिपॉजिट, 4 बार, 5 बार, 24 बार डिपॉजिट हुआ कि नहीं हुआ। 1000 रुपये प्रति माह, हर महीने 1000 रुपये डाल रहा है, तो 12 महीने में 12 बार, तो 2 साल, 24 महीने में 24 बार डालेगा कि नहीं डालेगा, बताइए। तो टोटल कितनी बार उसने डिपॉजिट किया, बताइए। 24 बार डिपॉजिट किया कि नहीं किया। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है। तो टोटल कितनी बार डिपॉजिट किया, 24 बार डिपॉजिट किया कि नहीं किया। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है ना, ठीक है। टोटल कितनी बार डिपॉजिट किया, 24 बार, क्लियर है, इतनी बार, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कहानी क्या है, ठीक है। डिपॉजिट को तो हमेशा 100 ही मानेंगे, ध्यान देना, पॉइंट टू पॉइंट जब चलते ना, किसी भी चीज में गलती नहीं होती। 3 बार में 300, 4 बार में 400, 5 बार में 500, तो 24 बार में 2400 लेने में बिल्कुल भी झिझकना मत और डरना मत, है ना। 24 बार में 24 तक जोड़ने से भी मत घबराना। कहाँ तक ऐड करोगे, 24 तक। 3 डिपॉजिट में 3 तक, 4, 24 बार में 24 तक, 24 बार। 4 साल नहीं है, 5 साल नहीं है, 3 साल नहीं है, 3 बार डिपॉजिट है। 4 बार बैंक गया, 5 बार बैंक गया, 5 साल नहीं, 5 बार बैंक गया, 4 साल नहीं, 4 बार बैंक गया। तो कितनी बार बैंक गया, हर महीने 1000 रुपये जमा करने गया, तो 24 बार, यानी कि 24 डिपॉजिट है। तो डिपॉजिट को 100 मानेंगे, 2400 प्लस R। आई बात समझ में। अब सुनिए मेरी बात यहाँ से, ठीक है ना। 1 से 24 तक जोड़ना है, फॉर्मूला n+1/2 होता है नेचुरल नंबर जोड़ने का। 24 रखोगे तो 25/2 300 आएगा। कितना आएगा, 300 R आएगा, है ना। कितना आ आएगा ये, 300 R, क्लियर। 25/2, 12 × 25, 300 आ जाएगा टोटल, है ना। 24 रखोगे ना n की जगह, तो 24 × 25/2, 2 से 12 बार, 25 × 12 आ जाएगा 300, ठीक है। चलो अब रेट का वैल्यू, इसमें रेट कितना दिया है, रेट देखे, व्हाट इज द रेट परसेंट। अच्छा रेट तो निकालना है, अरे वाह यार, गुड, बहुत बढ़िया, रेट तो निकालना है, बहुत ही शानदार, ठीक है ना। अच्छा प्रत्येक डिपॉजिट कितना है, प्रत्येक डिपॉजिट 1000 रुपये है क्या, 1000 रुपये प्रति माह जमा किया उसने, तो डिपॉजिट का मान कितना दिया है, 1000 रुपये, है ना। 1000 रुपये जमा किया उसने, ठीक है ना। और अमाउंट भी दिया है 26,500, वाह यार, वेरी गुड, अमाउंट भी दिया है 26,500, है ना, ठीक है। अब इसको करने के तरीके कहीं हो सकते हैं, इससे इसका रेशियो, इससे इसके रेशियो के बराबर है ना। अब देखो 100 यूनिट बराबर 1000, तो ये बराबर कितना, तो ये भी दिया, ये भी दिया है। अब ये R मिसिंग है, अब यहाँ कैसे गणित लगाएंगे, देखो
इससे इसका रेशियो, इससे इसके रेशियो के सेम है। ये भी डिपॉजिट से अमाउंट का रेशियो, ये भी डिपॉजिट से अमाउंट का रेशियो। इसके बटे में इसको लेके, इसके बटे में इसको लेके बराबर रख दोगे, आर का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन मेरी स्मार्टनेस ये है कि आप देखिए उल्टा यदि जाते हो तो बाई 10 का रिलेशन है। उल्टा यदि जाते हो, यदि यहाँ बाई 10 कर ले, यहाँ भी बाई 10 का आएगा, तो बताइए इसका वैल्यू 2650 आ जाएगा क्या? 2400 प्लस 300 आर का वैल्यू बताइए 2650 आएगा कि नहीं आएगा, है ना? तो 2400 प्लस 300 आर बराबर 2650 रखोगे, आर का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो 2 लाइन में कर रहे हो, याद रखना। या नहीं तो इस क्वेश्चन को किसी को भी देकर देख लो। मैं स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, आप तो टीचर को भी देकर देख लेना इस सवाल को, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है, कि किस प्रकार से कर रहे हो, है ना? ठीक है, बहुत अच्छा फॉर्मूला हमने बनाया है ये। तो 1/10 1/10 2650, तो ये बराबर 2650 है ना? तो 2400 प्लस 300 आर बराबर 2650 रखेंगे, बराबर 2650। 2650 में से 2400 माइनस करोगे 250 रुपया आएगा, है ना? 250 बाई 300, तो आर बराबर क्या आ जाएगा? 250 बाई 300 यानी कि 5/6। ध्यान रखना ये 1 महीने का रेट है। कितने का? 1 महीने का रेट है ये, 1 महीने का। हमें सालाना दर निकालनी, सालाना। देखो सवाल पढ़ो जरा। 1 महीने का रेट क्यों है? क्योंकि हर महीने जमा कर रहा था, हर महीने जमा कर रहा था, तो वो रेट भी 1-1 महीने का ही है। हर महीने जमा कर रहा था तो रेट भी 1 महीने का है, तो ये रेट 1 महीने का आया है। अब हमें पर एनम निकालना है। देखो लिखा है क्या? पर एनम, है ना? पर एनम यानी कि 12 महीने का रेट निकालना है, ठीक है? तो 12 महीने का रेट के लिए इंटू 12 कर लें क्या? तो 12 मंथ्स का जो रेट आएगा 5/6 इंटू 12, बताइए 10% आएगा कि नहीं आएगा? 12 माह का रेट आती है क्या बात समझ में? तो रेट कितना आ जाएगा यहाँ से आपका? 10%। क्लियर है क्या ये बात आप लोगों को, है ना? कैसे मैंने ये काम किया, आती बात समझ में? या तो आप इससे इसका रेशियो, इससे इसके रेशियो के बराबर रख लो। देखिए मैं रखकर बता देता हूँ कैसे रखोगे आप। 100 से इसका रेशियो, इससे इसके रेशियो के बराबर, तो 100/2400 प्लस 300 और यहाँ लिख दूँ क्या? एक स्टेप आप कर लेना। 100/2400 प्लस 300 आर बराबर 1000/26,500। 100/2400 प्लस 300 आर बराबर 1000/26,500 है ना? 100/2400 प्लस 300 आर बराबर 1000/26,500। क्लियर, ठीक है? 100/2400 प्लस 300 आर बराबर 1000/26,500। यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लो, बात वही हो जाएगी, ठीक है? मैंने क्या किया, इसको 2650 के बराबर रखा, 1/10 1/10 ऐसे करके, ठीक है? हाँ, ये सवाल नंबर 15 की आप 16 कर लेते। चलिए सबसे पहले नंबर ऑफ डिपॉजिट कितने हुए, है ना? वो 24, तो 24 वाला फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला लिखने के बाद दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस कितनी बार डिपॉजिट किया ये देख लो आप, है ना? चलिए अब एक और क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं हम, ठीक है ना? चलो भैया डिपॉजिट को 100 मानेंगे। एक और क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर का सवाल है ना। 2000 रुपये प्रति माह, 2000 रुपये पर मंथ 3 वर्ष के लिए, तो हर महीने तो टोटल 36 डिपॉजिट किया उसने। 36 बार डिपॉजिट, 36 बार, तो 36 बार बैंक गया, 5 बार बैंक जाने में 500, 36 बार बैंक जाने में 3600 प्लस कितने आर? 36 तक के आर लेंगे, तो 1 2 3 अप टू 36, है ना? वही n प्लस 1/2 लगाएंगे, n प्लस 1/2, तो 36 प्लस 1 37/2, 2 से 18 बार, 18 इंटू 37 करोगे 126 का 6 12, 666 आ आएगा। चलिए अब रेट क्या है? रेट क्या दिया है? रेट हमें दिया है 12% वार्षिक भैया, 12% वार्षिक, ईयरली। 12 महीने का 12% है, तो हम तो 1 महीने का 1 ही % लेंगे क्या? अरे हर महीने डिपॉजिट कर रहा है, हर महीने महीने डिपॉजिट कर रहा है, तो रेट भी महीने का। हर 3 महीने में तो रेट 3 महीने का। हर 6 महीने में जा रहा है बैंक, तो रेट 6 महीने का। हर 1 महीने में डिपॉजिट कर रहा है, तो रेट 1 महीने का। ध्यान रखना 2 चीजें, नंबर ऑफ डिपॉजिट और रेट। हर महीने बैंक जा रहा है तो 1 महीने का दर काट के लेना है। 12 महीने का 12%, 1 महीने का 1%, है ना? काम खत्म हो गया। 3600 प्लस 666 है ना? 4266 आएगा ये। क्लियर है ना? ये 100 बराबर कितना दिया? 2000 रुपये। अरे हर एक डिपॉजिट 2000 रुपये ना, इंटू 20 का रिलेशन है ना, तो कर लीजिए इंटू 20 करेंगे 0,
2 6 12 2 1 13 84 85 320 आपका आंसर आ जाएगा। कितना इजी वे में, कितना स्मार्टली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आती है क्या बात समझ में? क्लियर है? तो एक ये फॉर्मूले बताया मैंने, इसी में तिमाही छमाही किस्त भी हो जाएगी। क्लियर? दूसरा मैंने डिपॉजिट वाला टास्क आपको बताया, इसमें जितनी किस्तें वहीं तक जोड़ना, इसमें जितने जितनी किस्तें उससे एक कम तक, और यहाँ जितने डिपॉजिट है उतनी बार। अब आपको डिपॉजिट वाले सवाल में और इंस्टॉलमेंट वाले सवाल में फर्क नजर आ रहा है। डिपॉजिट वाले सवाल की लैंग्वेज कैसी है? हर महीने 1000 रुपए जमा कर रहा है, हर महीने 2000 रुपए जमा करने की बात है, और वो किस्तें लोन लिया। आई बात समझ में? क्लियर? तो सवाल आपको समझ में आए होंगे। इसके साथ हमने 15-16 ये सवाल आज हमने कर लिए। बाकी किस्त के सवाल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो थोड़े से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है किस्त के ना, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बिल्कुल शॉर्टेस्ट अप्रोच साथ किस्तों को हमने किया सॉल्व, ठीक है ना? चलिए अब जो भी कंफ्यूजन है वो हम दूर कर लेंगे बाद में, है ना? ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू।